के भारत को लेकर के कि प्राचीन काल से लेकर के कैसे आर्थिक बदलाव हुए हैं भारत में, उसे हमने समझा था। और हमने ये भी बताया था कि पहले भारत का जो स्थिति था वो कहीं ज़्यादा बेहतर था, क्योंकि निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था था। यानी कि यहाँ की वस्तुओं की डिमांड बाकी के देशों में, खास करके यूरोप में बहुत ज़्यादा होता था, इसलिए यहाँ का इकोनॉमी बेहतर था और चाइना का भी बेहतर था, ये भी हमने बताया था। एशियन कंट्री में खास करके भारत और चाइना सबसे ज़्यादा डेवलप कर रहे थे इकोनॉमी के क्षेत्र में भी, क्योंकि इनके पास पूरा बैलेंस ऑफ ट्रेड इन्हीं दोनों के पास था। हमने आपको एक डाटा भी बताया था पिछले क्लास में कि 55% पूरे दुनिया के जीडीपी का 55% जो है अंश भारत और चीन देता था। उसमें 31% चीन का जीडीपी था और 24% भारत का था। ये हमने पिछले क्लास में डिस्कशन किया है। आप यदि नहीं देखें तो आप उसको ज़रूर देखिएगा, आपको सारा चीज़ समझ में आएगा। आज का जो हमारा क्लास है वो सोशल स्ट्रक्चर के ऊपर रहेगा, समाज में किस तरीके से बदलाव हुए हैं उसको आज समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए, दुनिया के किसी भी देश में आप देखिएगा ना तो आपको सोशल डिवीजन जरूर देखने को मिलेगा, सामाजिक विभाजन जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, अब वो विभाजन किस तरीके से होता है वो अलग चीज़ है। कई जगह पर वो विभाजन अधिकांश देशों में नस्ल के आधार पर, नृजातीय आधार पर, देखिए नस्ल को अंग्रेजी में रेस बोलते हैं, नृजातीय को एथनिक बोल सकते हैं, ट्राइबल नॉन ट्राइबल दोनों हो सकते हैं। तो ये क्या होता है अभी हम बता देते हैं आपको। देखिए, तो दुनिया के किसी भी अधिकांश देश में आप देखिएगा तो जो डिवीजन हुआ है समाज में, जो विभाजन हुआ है वो नस्ल के आधार पर या नृजातीय के आधार पर हुआ है। लेकिन भारत में ये स्थिति अलग है। भारत में जो सामाजिक डिवीजन हुआ है वो वर्ण और जाति व्यवस्था के आधार पर हुआ है। कैसे हुआ है ये सारी चीज़ें समझेंगे। एक चीज़ और आपको बताते हैं कि आज का जो हम समाज देख रहे हैं, जो मॉडर्न सोसाइटी में हम लोग जी रहे हैं, ये सोसाइटी एकाएक तो ऐसा नहीं बना होगा। यहाँ के परंपरा, यहाँ के नियम, समाज के ऐसे रूल एकाएक तो नहीं बना होगा। तो इसके बनने के पीछे कितने टाइम लगे हैं, हजारों साल से ये परंपराएं चलती आ रही है। अभी भी हम लोग कई सारा ऐसा परंपरा है जो पहले से जो चलता आ रहा है उसी को फॉलो कर रहे हैं। ये बात अलग है कि ये परंपराएं कितनी सही है कितनी गलत है, ये तो अलग मुद्दा है, लेकिन ऐसा रहा है ना। ये जो समाज में अभी जो रूल आप देखते हैं, अभी जो समाज चलता है जिस हिसाब से, ये अभी तो नहीं बना है या 50-100 साल में तो नहीं बना है, हजारों साल से ये चल रहा है पूरा प्रोसेस, और उसमें बदलाव देखने को मिलते हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज आपको यहाँ पर बताते हैं। यहाँ 2 वर्ड है, पहले उस वर्ड को आपको क्लियर कर देते हैं। ठीक है, 2 वर्ड। ठीक है, देखिए, एक तो हमने बताया नस्ल के आधार पर। ठीक है, नस्ल, अंग्रेजी में इसको रेस बोलते हैं। ठीक है, और एक होता है नृजातीय, नृजाति। ठीक है, इसको एथनिक बोलते हैं। इसमें ट्राइबल और नॉन ट्राइबल दोनों आते हैं। ट्राइबल कहने का मतलब जो आदिवासी लोग होते हैं, और नॉन ट्राइबल जो आदिवासी नहीं है, सिंपल भाषा में आप समझो। ठीक है, आदिवासी समझ रहे हो, कबीलाई लोग जो जंगलों में रहते हैं, लेकिन जैसे कि हम लोग रह रहे हैं तो हम लोग नॉन ट्राइबल में आएंगे। ठीक, तो वो दोनों एथनिक के अंदर आ जाते हैं, नृजाति के अंदर आ जाते हैं। नस्ल रेस की बात करते हैं, कैसे होते हैं देखिए। रेस क्या होता है, नस्ल क्या होता है। नस्ल के आधार पर किसी चीज़ को बांटना, इसका मतलब उसमें रंग भेद करना। ठीक है, कि वो गोरा है, वो काला है, उसकी आंखें छोटी है, यानी कि शारीरिक स्ट्रक्चर से भी। ठीक है, कि उसका रंग गोरा है, फिर ये क्या बोलते हैं, शारीरिक स्ट्रक्चर, उसका शकल का स्ट्रक्चर कैसा है, नाक कितने लंबे हैं कितने छोटे हैं, आँख कैसा है, बड़ा है छोटा है, इस तरीके से जो डिवीज़न होते हैं इसको बोलते हैं नस्लीय आधार पर हम डिवीज़न कर रहे हैं। अमेरिका में भी आप देखिएगा, अमेरिकन कंटिनेंट में आप, कि आपको नस्ल आधारित डिवीज़न वहाँ पर देखने को मिलेगा। अफ्रीका में भी कुछ इलाकों में आपको देखने को मिलेगा कि ये काला है, ये गोरा है। जिसे आप याद करो, शायद आपको पता होगा या फिर नहीं पता है तो आप जान लो कि गांधी जी जब साउथ अफ्रीका जा रहे थे ट्रेन से, तो उनको ट्रेन से टांग के फेंक दिया गया था, बोगी से निकाल के। क्यों? नस्लीय आधार पर डिवीजन की वजह से। ठीक है, कि आप काले हैं इसलिए आप उतरिए। एसी क्लास में जा रहे थे तो उनको फेंक दिया था ट्रेन से। तो आप समझ सकते हैं ये नस्लीय आधार पर जो है डिवीजन है समाज का। उसके बाद
एक वर्ड है निर्जातीय, यानी कि एथनिक आधार पर। तो निर्जातीय आधार पर डिवीजन का मतलब क्या है कि जैसे भाषा के आधार पर, तुम मराठी बोलते हैं, हम हिंदी बोल रहे हैं, या फिर तुम भोजपुरी बोलते हैं, हम तमिल बोल रहे हैं, हम कन्नड़ बोल रहे हैं, तो इस तरीके से वो कन्नड़ भाषी लोग हैं, वो तमिल भाषी लोग हैं, ये हिंदी भाषी लोग हैं। इस तरीके से डिवीजन, यानी भाषा के आधार पर डिवीजन, धर्म के आधार पर डिवीजन, तुम हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये बुद्ध है, सॉरी बौद्ध धर्म से रिलेट है, जैन धर्म से रिलेट है, सिख है, ईसाई, इस तरीके से डिवीजन, धर्म के आधार पर डिवीजन। या फिर आप कंडीशन के आधार पर कि तुम, ज्योग्राफिकल कंडीशन के आधार पर भी हम देख सकते हैं कि तुम्हारा जो इलाका है वो इस तरीके का एरिया है, हमारा बेहतर एरिया है, तुम्हारा ये एरिया है। इस तरीके से जो डिवीजन होता है, सांस्कृतिक डिवीजन या फिर धार्मिक डिवीजन, या फिर आप बोलो तो भाषाई स्तर पर डिवीजन, तो इस तरीके से जो डिवीजन किया जाता है वो नृजातीय डिवीजन उसको बोलते हैं। ठीक है, सुनिए यार बात, ऐसे डिवीजन को नृजातीय आधार पर बोलते हैं कि ये एथनिक डिवीजन है। ठीक, इसमें आदिवासी लोग भी आएंगे और नन आदिवासी लोग भी आ जाएंगे। ठीक है, तो समाज में, दुनिया के किसी भी समाज में दो तरीके से डिवीजन आपको देखने को मिलेगा, एक तो नृजातीय आधार पर और दूसरा नस्लीय आधार पर। ठीक, लेकिन हम बता रहे कि भारत में जो डिवीजन हुआ है वो वर्ण के आधार पर हुआ है, यानी कि जाति व्यवस्था, एक कास्ट सिस्टम यहाँ पर चलता है। तो वर्ण, ठीक है, वर्ण जाति आधार पर आपको यहाँ पर डिवीजन देखने को मिलेगा। ठीक है, अब ये कैसे है इसको समझते हैं। देखिए, देखिए सबसे पहली चीज आपको बताते हैं कि अब स्टार्टिंग से समझते हैं। ठीक है, वर्ण होता क्या है, सबसे पहली बात तो ये आते हैं। ठीक है, वर्ण क्या होता है, तो वर्ण का बेसिक मतलब होता है रंग। ठीक है, कलर से डिनोट करते हैं कि वर्ण रंग है। ठीक, वर्ण का बेसिक मतलब क्या होता है, रंग होता है। लेकिन वैदिक काल के टाइम में, वैदिक काल आप समझ रहे हैं ना, वैदिक काल, वैदिक काल, इसका अगर टाइम पीरियड देखा जाए तो 1500 BCE से लेकर के 600 BCE तक आप देख सकते हैं। ठीक है, वैदिक काल। तो वैदिक काल में आप पूरा कहानी आप समझते हैं। ठीक है, उसके बाद लिखते हैं। देखिए, वर्ण का मतलब बेसिक तो रंग होता है, लेकिन वैदिक काल तक आते आते क्या हुआ कि लोग वर्ण में विभाजन करने लगे समाज को। कैसे, तो वो पेशा के आधार पर था, वर्ण सिस्टम आया। कैसे हुआ, देखो, जो लोग कर्मकांड करते थे, जो लोग मूर्ति पूजा करते थे, जो लोग पूजा पाठ में लगे रहते थे, जो लोग किताब पढ़ रहे हैं, ग्रंथ पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, इन लोगों को बोला गया कि आपका जो वर्ण रहेगा वो पुरोहित रहेगा, आपको हम पुरोहित बोलेंगे। ठीक है, पहला चीज समझिए, जो लोग मूर्ति पूजा, कर्मकांड, पूजा पाठ, अध्ययन, अध्यापन में संलग्न रहेंगे तो आपको पुरोहित बोला जाएगा। क्लियर। दूसरा एक आदमी हुआ कि ये एरिया पूरा है और इसमें कई सारे लोग हैं, तो इस एरिया का प्रोटेक्शन करना, यानी कि सुरक्षा देना, इस एरिया पर शासन करना एक राजा का कर्तव्य था। तो मतलब उस समय तो राजा जो है अब इस एरिया पर पूरा कंट्रोल किए हुए है और इसकी सुरक्षा का जिम्मेदारी राजा के ऊपर होता है। यानी राजा को युद्ध लड़ना है, राजा के परिवार सब युद्ध लड़ेंगे, यानी कि इनके जो भी राजा के कुल के लोग रहते हैं जो योद्धा प्रवृत्ति के रहते हैं, उस तरीके से। ऐसा नहीं कि कुल के हैं तो आपको बोला ही जाएगा, लेकिन योद्धा के टाइप का, यानी कि आप यदि युद्ध करते हैं तो आपको जो है, आप सुरक्षा दे रहे हैं लोगों को, आप युद्ध वाले कामों में संलग्न रहे हैं, तो आपको राजन्य बोला जाएगा। ठीक है, क्या बोला जाएगा, राजन्य। ठीक है, जो राजा से डिनोट होते हैं, ऐसे समझो। और बाकी जो बचा वो शेष लोग, तो 3 वर्ण बनाए गए। ठीक है, देखो 3 वर्ण बनाए गए थे। वर्ण में, वर्ण सिस्टम में 3 था। ठीक, एक पुरोहित, एक राजन्य और एक शेष लोग।
ठीक है। तो 3 लोग बनाया गया, 3 वर्ण बनाया गया था पहले, ठीक है। सबसे स्टार्टिंग में देखो वैदिक काल के टाइम में 3 वर्ण बनाए गए। वर्ण में 3 वर्ण थे, पुरोहित, राजन्य और शेष लोग। पुरोहित वे लोग जो पूजा पाठ, मूर्ति पूजा ये सब करवा रहे हैं। राजन्य जो क्षत्रिय का काम कर रहे हैं, यानी कि युद्ध वगैरह कर रहे हैं, समाज को सुरक्षा दे रहे हैं, वो राजन्य होते हैं। और शेष लोग में सभी लोग, बाकी जो बचे इन दोनों को छोड़कर सब शेष लोग में आ गए। ये 3 तरीके के वर्ण थे पहले के वैदिक काल के टाइम में, ठीक है। जब उत्तर वैदिक काल में आप देखिएगा, यानी वैदिक काल से लगभग 500-600 साल बाद जब आप देखिए, तो इसकी शुरुआत आपको देखने को मिलेगा कि जो ये 3 वर्ण थे वो अब चतुर्वर्ण बन गए हैं। चतुर्वर्ण कहने का मतलब 4 वर्ण बन गए, ठीक है। तो ये दोनों तो लगभग ठीक था, बस नाम खाली चेंज कर दिया गया है। नाम कैसे चेंज हुआ तो देखो, वर्ण में 4 आ गए, एक आ गए जिसको ब्राह्मण बोला जाता है, ठीक है। यानी कि पुरोहित का जो काम था वो सब सेम है, और पुरोहित को अब ब्राह्मण बोला जाने लगा, ठीक है, चतुर्वर्ण में ब्राह्मण। और जो राजन्य का जो काम था वो काम सब सेम ही था, बस उसको नाम जो है उसका क्षत्रिय बोला जाने लगा, ठीक है। और फिर उसके बाद शेष लोग में से एक और ऐड कर दिया गया जिसको बोलते हैं वैश्य, ठीक है। वैश्य कहने का मतलब ये ऐसे लोग होते हैं जो व्यापारी के कामों में, यानी व्यापार के कामों में संलग्न होते थे, उनको वैश्य बोलते थे, ठीक है। तो सामान इधर से उधर लाना, विदेशों से लेकर के आना, इधर से वहाँ लेकर के जाना, कई सारी चीज़ें, तो उनको व्यापार का जो काम करते थे उनको वैश्य में डिनोट किया गया कि आप वैश्य हो। और एक और बनाया गया जिसको बोलते हैं शूद्र, ठीक है। शूद्र जो है एक अलग वर्ण बना, यानी कि शेष लोग में 2 लोगों को ऐड किया गया, वैश्य और शूद्र। तो शूद्र उनको बोला जाता था जो बाकी के इन तीनों वर्णों की सेवा करते थे, उनको शूद्र बोला गया, ठीक है। ये 4 वर्ण आपको समझ में आ गया। स्टार्टिंग में जब ये वर्ण व्यवस्था चल रहा था, वर्ण सिस्टम इसको बोलते हैं, जब ये वर्ण व्यवस्था चल रहा था तो स्टार्टिंग में क्या था कि इसमें सामाजिक गतिशीलता जो है पर्याप्त मात्रा में आपको देखने को मिलेगा। अब सामाजिक गतिशीलता क्या होता है, तो समाज में गति है, कैसे है देखो, हम क्या कहना चाह रहे हैं वो समझो। अगर ये पूरा वर्ण सिस्टम किस पर था, पेशा पर आधारित था, पहले ही बताएं, पेशा पर आधारित था, यानी कि प्रोफेशन पर आधारित था। किसका क्या प्रोफेशन है। अगर आप व्यापार का काम कर रहे हैं तो आपको वैश्य ही बोला जाएगा। अगर आप मूर्ति पूजा या अध्ययन अध्यापन का काम कर रहे हैं तो आपको ब्राह्मण ही बोला जाएगा, ठीक। अगर आप युद्ध या लड़ाई झगड़े का काम कर रहे हैं तो आपको क्षत्रिय बोला जाएगा। और अगर आप सेवा करने के लिए खाली सर्विस देना चाहते हैं तो आपको जो है, जैसे कि नाई का काम, बढ़ई का काम, या फिर हजामत का काम, तो ये सब जो काम आप सेवा का काम कर रहे हैं या मजदूरी का काम, तो आपको जो है वो शूद्र में डिनोट किया जाएगा, शूद्र वर्ण आपका रहेगा, ठीक। ये सामाजिक गतिशीलता क्या है, अब सुनो। सामाजिक गतिशीलता ये है कि अगर वो ब्राह्मण है, ठीक है, और वो अगर ब्राह्मण होकर के मजदूरी कर रहा है, अगर वो ब्राह्मण होकर के नाई का काम कर रहा है, तो वो शूद्र फिर हो जाएगा, उसको ब्राह्मण नहीं बोला जाएगा, ठीक, क्योंकि उसका प्रोफेशन बदल गया, पेशा बदल गया, तो अब उसका वर्ण चेंज हो गया, वर्ण भी बदल गया। अगर शूद्र चाहता तो वो अध्ययन अध्यापन का काम करे और मूर्ति पूजा करे, यानी कि इन सब कामों में जो ब्राह्मण करते हैं वैसा काम करे शूद्र, तो वो भी अपना वर्ण चेंज कर सकता है और उसका वर्ण ब्राह्मण हो जाएगा, क्योंकि उसका प्रोफेशन बदल गया। यानी वैश्य शूद्र हो सकता है, शूद्र वैश्य हो सकता है, शूद्र ब्राह्मण हो सकता है, ब्राह्मण वैश्य हो सकते हैं, ऐसा चेंजिंग आपको देखने को मिलेगा। ये सामाजिक गतिशीलता था उत्तर वैदिक काल के टाइम में। आप देखिएगा कि सामाजिक गतिशीलता अच्छी मात्रा में था, वहां पर बेहतर था स्थिति। लेकिन 6ठी सदी ईसा पूर्व में जब बुद्ध काल के टाइम आता है, आप देखिएगा कि जब बुद्ध काल का टाइम आया लगभग 600 BCE में, आप देखिएगा, एग्जैक्ट तो डेट होता नहीं इस चीज़ को, लेकिन आप एक सीमा रेखा डिसाइड करते समझने के लिए, बस वही है और कुछ नहीं। तो 600 BCE में आप देखिएगा बुद्ध काल के टाइम में कि ये जो वर्ण सिस्टम है, लोगों ने इसको पेशा के आधार पर जो बनाया था, यानी कि ये किस पर आधारित था, पेशा,
ठीक है, यानी प्रोफेशन के आधार पर था। तो अब इसका जो आधार बना दिया गया वो जन्म के आधार पर बना दिया, यानी कि जो वर्ण था उसको लोगों ने जन्म आधारित बना दिया। यानी कि अब ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण ही होगा, शूद्र का पुत्र शूद्र होगा, वैश्य का पुत्र वैश्य होगा, और क्षत्रिय का जो वंश होंगे वो क्षत्रिय ही होंगे। इस तरीके से वर्ण को जन्म के आधार पर फिक्स करने लगा लोगों ने। और जब आगे चल करके क्या हुआ कि ब्राह्मणों ने एक सूत्र साहित्य लिख दिया, और सूत्र साहित्य में लिखा कि अब वर्ण में जो है वो वर्ण जन्म आधारित हो गया, उसको फिक्स कर दिया गया सूत्र साहित्य लिख करके। ठीक है, तो जब ये पूरा फिक्स हो गया कि अब वर्ण जो है जन्म आधारित होगा, तो धीरे धीरे यहीं से जाति के विकास का आधारशिला आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी कि जाति का विकास यहीं से आपको देखने को मिलेगा, यहीं से जाति का डेवलप होता है। ठीक है, अब आप समझो इस समय कठोर निर्णय लेने की जरूरत था, क्योंकि एकाएक परिवर्तन चाह रहे थे लोग। ठीक है, क्योंकि अब ब्राह्मण को लग नहीं रहा था कि अरे यार अच्छा स्थिति है मेरा अभी, तो हम क्यों शूद्र में जाएं, हम नहीं जाएंगे, हमारा प्रोफेशन कुछ भी रहे लेकिन हम ब्राह्मण ही रहेंगे, क्योंकि उस समय स्थिति बहुत ज़्यादा था। और ब्राह्मणों ने सूत्र साहित्य लिख दिया, तो जाहिर सी बात है किताबों के आर में वो बोलेंगे कि देखो इसमें वेद में ये ग्रंथ में ये लिखा हुआ है। ठीक है, सूत्र साहित्य क्या होता है, एक बुक है और कुछ नहीं है। जैसे योग सूत्र होता है, धर्म सूत्र होता है, इस तरीके से। तो उसमें लिख दिए कि वर्ण अब जन्म आधारित हो जाएगा, और ये इसको फिक्स किए। अब सोचो ना, आज के ज़माने में भी अभी हम लोग इतने आगे निकल चुके हैं, फिर भी किताबों का जो है हमारे समाज में किताबों को बताया जाता है कि देखो वेद में ये लिखा गया है, तुम इसको मानो। क्यों माने यार, अभी सेंस नहीं है मेरे पास कि हमको क्या करना है, क्या सही है क्या गलत है, अभी उतना सेंस नहीं डेवलप हुआ है, हजारों साल बीत गए, कुछ तो डेवलप करो। लेकिन नहीं, अभी भी क्या है, अंधविश्वास टिका हुआ है, अभी भी लोग मानते हैं। हम देखें कि बुक में ये लिखा हुआ है, भाई वेदों में ये लिखा हुआ है, पंडित जी ये बोल रहे हैं, किताब में ये लिखा हुआ है, मानो उसको। तो अभी जब ये स्थिति है, तो उस समय क्या स्थिति रहा होगा अंधभक्ति का, किताब को मानने का, ब्राह्मण के बातों को मानने का। आप समझ सकते हैं क्या स्थिति रहा होगा। तो ब्राह्मण जो बोलते वही सही, समझ में आ रहा बात। तो ये स्थिति जो है जाति व्यवस्था में तब्दील हो गया। जो वर्ण सिस्टम था, जब ये फिक्स हुआ तो जाति का विकास यहीं से शुरू होता है, जाति का विकास का आधार यहीं से आप निर्मित होते हुए देखेंगे। ठीक, अब इसमें क्या चीज़ें होने लगा, अब इसमें चीज़ें ये होने लगा कि अब जैसे कोई ब्राह्मण लड़का है, ठीक है, और उसको वैश्य के लड़की से प्रेम हो जाता है, या फिर कोई क्षत्रिय लड़का है उसको वैश्य के लड़की से प्रेम हो जाता है, या फिर कोई शूद्र लड़का है और उसको क्षत्रिय के लड़की से प्रेम हो जाता है। तो ऐसे में लोग क्या करते हैं, अब जैसे प्रेम को कोई रोक तो नहीं सकता है, ठीक है, ये अरे डिवीजन तो हम लोग कर रहे हैं ना समाज में, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में नेचर तो डिवीजन नहीं कर रहा। तो ये इमोशंस, ये भाव, ये कैसे डिवीजन करेंगे, नहीं कर सकते। तो किसी से भी किसी को भी प्रेम हो सकता है। तो इस स्थिति में हुआ क्या कि यदि शूद्र का लड़का अगर वैश्य के लड़की के साथ रहता है, या फिर वैश्य का लड़का शूद्र के लड़की के साथ रहता है, यानी कि जब आपस में दो वर्ण के लोग, कोई भी दो वर्ण के अलग अलग, ठीक है ना, सेम नहीं, दो अलग अलग वर्ण के लोग जब आपस में रहने लगते हैं, तो उनको समाज ने बहिष्कार करना शुरू कर दिया, और उनको बोला गया कि आपको वर्ण संकर जाति में डिनोट करेंगे हम। उनका एक नया जाति बना दिया गया, ठीक है, उसको बोला गया वर्ण संकर जाति। ठीक है, वर्ण संकर जाति में उनको डिनोट कर दिया गया। उनको बताया गया कि आप वर्ण संकर जाति हो क्योंकि आपने दो अलग अलग वर्ण के साथ मिल गया। ठीक है, और इसको एकदम क्या बोलते हैं, यानी कि वर्ण संकर जाति, अब छोड़ो, वर्ण संकर जाति अब डेवलप होना शुरू हो गया। यहीं से जाति व्यवस्था डेवलप होना शुरू हो गया, और कई सारे जाति बनेंगे, कई सारे वर्ण संकर जाति बनेंगे, और ऐसे जाति की संख्या बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया। और आज की स्थिति इतना है कि अभी भारत में खास करके 4 से 5 हज़ार जातियाँ हैं, जाति उपजाति मिला करके आप देखिएगा
तो समझ सकते कितना ज़्यादा जाति बन चुका है, ठीक है। और देखिए एक चीज़ आपको अब बताते हैं कि देखिए एक चीज़ आपको बताते हैं कि जाति व्यवस्था अब हम लोगों को समझना है। हालांकि ये समाज शास्त्र में पढ़ना चाहिए, लेकिन हम लोग थोड़ा सा इसको समझते हैं, ठीक है ना। बेसिक जानकारी हमको चाहिए ही, क्योंकि इतिहास है तो इतिहास में ये चीज़ें घटित हुआ है तो हमको जानना ही है, क्योंकि मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट कौन है? हिस्ट्री, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इसमें जाहिर सी बात है हर सब्जेक्ट का रेफरेंस लेना ही पड़ेगा। तो जाति व्यवस्था में समझते हैं। तो जाति व्यवस्था को समझने के लिए हमको कुछ 3-4 चीज़ें जानना जरूरी है, ठीक है, ताकि हम लोग अच्छे से समझ पाएँ, ठीक है। ये 4 पॉइंट बनाते हैं, 4 पॉइंट में हम समझने की कोशिश करेंगे। पहला चीज़ आपको बताते हैं, ये 4 पॉइंट ही समझेंगे, काफ़ी है इतना। देखिए पहला चीज़ आपको बताते हैं कि जाति जब डेवलप होने लगा तो उसमें भी कई सारा दर्जा बनने लगा, ठीक है। कि जैसे होता है ना कि तुम ब्राह्मण है, तुम थोड़ा ऊपर है, ठीक है। हम क्या है कि क्षत्रिय हैं, थोड़ा सा आपसे नीचे रहेंगे क्योंकि आपसे हम बात करते रहेंगे। फिर उससे नीचे थोड़ा सा वैश्य आएगा, उससे नीचे शूद्र आएगा। इस तरीके से उसका लेवल बना, आप अपर हो, हम लोअर हैं, इस तरीके से। तो ये दर्जा में परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। कैसे ये दर्जा कैसे बना? तो देखो जैसे अभी की स्थिति आप देखिएगा तो हुआ क्या है कि जैसे मान लेते हैं कि ब्राह्मण सोच रहे हैं कि आप चमैन हो, दुशाद हो, तो मेरे से तो नीचे ही हो, ठीक है। अब चमैन सोच रहा है कि ठीक है ब्राह्मण से तो हम नीचे हैं, लेकिन डोम से तो हम ऊपर ही हैं। तो डोम जो जाति है उससे तो हम ऊपर ही हैं, बहुत ऊपर है, तो उससे तो बेहतर ही स्थिति है हमारा। इस तरीके से लोग देखते हैं, जाति को ऐसे तोड़ा गया है। समझ में आ रहा बात? ब्राह्मण में भी भूमिहार समझते हैं, हम पंडित से तो ऊपर ही है। अब पंडित कहता है ठीक है तो ऊपर रहता है क्या, हम बाकी के सब जातों से तो ऊपर ही हैं। इस तरीके से व्यवस्था चल रहा है। पंडित में भी आप देखिएगा तो कैसे डेवलप हुआ है जाति। आप देखिए हम तो देख के दंग रह जाते हैं कि अब एक गांव का पंडित है, ठीक है, वो पूजा करवाने रहा है। अब एक कहीं और से बाहर का पंडित हम बुलवा रहे हैं, किसी स्थान से या किसी आश्रम में रह रहा, वहाँ से पंडित बुलवा रहे हैं। दोनों पंडित में हम भेदभाव कितना करते हैं। जो आश्रम से आया, अरे यार तुम्हारा स्थिति बहुत अच्छा है, तुम अपर पंडित है, तुम लोअर पंडित है। समझ में आ रहा बात? कैसे डिवीजन हो रहे? तुम तेली है, हम कुर्मी है, हम दुसाद है, हम ये हैं, हम वो है। ऐसे करके ना कई सारा जाति बना, और जाति में भी दर्जा बन गया, लेवल। हम तुमसे ऊपर है, तुम हमसे नीचे है। तो नीचे वाला क्या बोल रहा है अपने नीचे वाले से, तुमसे हम ऊपर है। वो क्या बोल रहा है अपने नीचे वाले से, तुमसे हम ऊपर है। इस तरीके से पूरा दर्जा बना है, और ये दर्जा एक दिन में नहीं बना, कई साल लगे हैं, तब जा करके ये जाति में भी कई सारे दर्जा बन गए हैं। समझ सकते हैं क्या स्थिति रहा है अभी तक। और अभी भी जाति व्यवस्था खत्म होने का कोई नाम नहीं है। कास्ट सिस्टम इसको बोलते हैं, खत्म होने का कोई नाम नहीं है। लेकिन आपके दिमाग में यह आएगा कि पहले के लोगों को ये चीज़ें समझ में नहीं आती, तो वो कोशिश नहीं कर रहे थे। जाहिर सी बात है कई सारे थिंकर्स ऐसे होंगे जो कोशिश कर रहे होंगे कि इस जाति सिस्टम को खत्म किया जाए, लेकिन नहीं कर रहे। देखिए कर रहे थे, ऐसा नहीं है, सुधारक थे, कोशिश भी किया उन्होंने, नहीं हो पाया। देखिए कास्ट से एक तो प्राचीन काल में आप देखिए तो बुद्ध और महावीर, 2 लोग ऐसे हुए जो इस सिस्टम को सोचे कि कम से कम तोड़ दे, इसको तोड़े ना, कम से कम कमजोर तो जरूर बना देना है, लेकिन नहीं हुआ। मध्यकाल में आप देखिएगा तो कबीर हो गए, कबीरदास, या फिर आप देखिएगा तो गुरु नानक हो गए। ये दोनों भी संत हुए, कोशिश किए कि इसको थोड़ा सा तोड़ा जाए, लेकिन समाज में जो भेदभाव है उसको दूर किया जाए, नहीं हुआ। अब अगर आप देखिएगा, हालांकि जब आप ब्रिटिश के टाइम में देखिएगा, प्राचीन काल में तो बुद्ध महावीर, और इसमें गुरु नानक और कबीर मध्यकाल में, और मॉडर्न युग में आप देखिएगा जब ब्रिटिश शासन आया तो उस समय थोड़ा सा स्थिति ये लगा कि चलो ब्रिटिश कुछ करेगा, कुछ तो होगा, लेकिन ऐसा कुछ स्थिति नहीं हुआ। और नहीं तो क्या ब्रिटिश क्या कर दिया, जाति आधारित जनगणना करवा दिया, जिसकी वजह से जाति तो खत्म नहीं हुआ और उसे मजबूती मिल गया।
ठीक है। अब जाति के आधार पर जब जनगणना होगा, यानी कि ये पता चलेगा कि आप कुर्मी है तो कितना है, डॉक्यूमेंट तैयार करवाया, आप यादव है तो कितना है, ब्राह्मण है तो कितना है, राजपूत है तो कितना है, ये जो डॉक्यूमेंट तैयार करवाना शुरू कर दिया कि जनगणना करवा दिया, कितने यादव हैं भारत में, कितने कुर्मी हैं, कितने ये हैं, कितने वो हैं, इस तरीके से जो जनगणना शुरू करवाया, तो ये तो और ज़्यादा दिक्कत हो गया। और ये ब्रिटिश और ज़्यादा जाति व्यवस्था को मजबूत बना दिए। ऐसे तोड़ेगा थोड़े, लोगों के साइकोलॉजी में, यानी सॉरी, लोगों के जो मन में आएगा बात, वो क्या आएगा, अरे यार रिपोर्ट जब पढ़ेगा तो भाई यादव इतना ही है, इसको और बढ़ाना है, हम यादव इतने हैं, हम ब्राह्मण इतने हैं, हम कुर्मी इतने हैं। ये क्या इसलिए कैसे समाज को तोड़ा है यार, समाज का इतना डिवीजन कर दिया है जाति के नाम पर। तो पहले से तो था ही, ब्रिटिश आकर के और करके चले गए, तो ये स्थिति है। दूसरा पॉइंट आप समझिएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि जब मुस्लिम शासन आया था, मतलब भारत में जब इस्लामों का आगमन हुआ, तो जो थिंकर्स थे, जो सोचने वाले लोग थे, वो सोचे कि एक जो मतलब सुधारक थे समाज का धर्म, तो वो सोचे कि इस्लाम आ रहा है, तो इस्लाम में तो भाई मिल्लत और बंधुता का भाव है। मिल्लत और बंधुता का भाव कहने का मतलब ये होता है कि एक धर्म जो मानते हैं, इस्लाम खास करके देखिए, इस्लाम में क्या है, मिल्लत और बंधुता का भाव रहते हैं, ठीक है। यानी कि एक धर्म, एक जाति और एक ग्रंथ, ठीक है। इस्लाम का यही नारा रहा है भाई, ठीक है। एक धर्म होगा, पूरे दुनिया में एक ही धर्म होगा, इस्लाम धर्म, पूरे दुनिया में एक ही जाति होगा, मुस्लिम जाति, और पूरे दुनिया में एक ही ग्रंथ होगा, कुरान, इसके अलावा किसी को नहीं मानते हम। समझ आ रहा भाई? तो ये स्थिति इस्लाम का रहा है जब वो नारा देकर के पूरे एरिया पर कंट्रोल कर रहे थे, जो नहीं मानेगा उसको तलवार के दम पर मनवाएंगे। तो यहाँ के जो थिंकर्स थे, यहाँ के जो लोग थे, सुधारक थे, उन्होंने सोचा कि चलो कास्ट सिस्टम अगर इस्लाम के आने से ख़त्म नहीं होगा तो कम से कम कमज़ोर तो बहुत हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या, स्थिति विपरीत चला गया। मुस्लिम जो कहता था कि एक जाति, सिर्फ मुस्लिम, एक धर्म, तो हुआ क्या भारत में आने से कि मुस्लिम इस्लाम में ही कई सारे जाति में बट गए, मुस्लिम ही कई सारे जाति में बट गए, उसमें ही जाति व्यवस्था, मतलब इस्लाम जो आया वही जाति व्यवस्था में घुल गया, जाति व्यवस्था उसको अपने अंदर समाहित कर लिया। जाति व्यवस्था कमजोर नहीं हुआ, जाति उसको समाहित कर लिया अपने में, जाति सिस्टम। समझ आ रहा है? स्थिति और खराब, सुधारक को लगा गया अरे यार ये तो स्थिति और ही खराब हो गया, अब क्या किया जाए। तो बड़ा स्थिति खराब है कास्ट सिस्टम का, और अभी भी है, पता नहीं कैसे ख़त्म होगा, ये ख़त्म होगा भी कि नहीं होगा पता नहीं, उम्मीद ही नहीं है। तो ये सिस्टम है, क्योंकि हज़ारों साल का चीज़ है तो ख़त्म कैसे हो सकता है, इसको ख़त्म होने के लिए फिर से हज़ारों साल टाइम लगेंगे, है ना। तो ये स्थिति रहे। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि महिलाओं की जो स्थिति रही है उसके बारे में चर्चा करते हैं। कि जैसे अभी हम लोग कैसे बात करते हैं कि पुरुष और महिला एक समान है, इक्वलिटी का भाव, ऐसे बात करते हैं, लेकिन ये स्थिति एकाएक तो नहीं आया होगा। स्टार्टिंग में क्या था, वैदिक काल के टाइम में, कि महिलाओं की स्थिति सही था, मतलब वर्ण जो है जन्म से आधारित नहीं था, तो सही चल रहा था, उतना दिक्कत नहीं था। लेकिन जब वर्ण को जन्म से आधारित कर दिया गया, जन्म से फिक्स कर दिया गया, तब जो है महिलाओं की स्थिति और ख़राब होना शुरू हो गया, वहाँ से स्थिति गिरना शुरू हो गया। क्योंकि इन लोगों का कहना ये था, इसका कारण ये था कि जाति व्यवस्था को या फिर वर्ण व्यवस्था को अगर शुद्धता बनाए रखना है इस सिस्टम में, तो महिलाओं के ऊपर कंट्रोल करना जरूरी होगा। महिलाओं को घर से बाहर मत निकलने दो, दूसरे के साथ संबंध मत बनाने दो, अलग अलग। अब देखो वर्ण संकर जाति क्यों बनाया, कि महिला जो है दूसरे वर्ण के साथ जो है साथ में रहने लगे, तो जब दूसरे वर्ण के साथ रह रहे तो उसको
अलग कर दो, तुरंत बहिष्कार करो, वर्ण संकर जाति का नाम दे करके तुरंत बहिष्कार कर दिया, ताकि समाज के जो दूसरे महिला थे वो ऐसा ना करे। इसलिए उसको जो है महिलाओं के ऊपर ज़्यादा स्थिति खराब होते हुए दिखता है जब जाति व्यवस्था का शुरुआत होता है। और वो स्थिति धीरे धीरे और गिरता ही चला गया, गिरता ही चला गया, गिरता ही चला गया। मध्यकाल में भी गिरा, स्थिति तो महिलाओं का एकदम गिर गया। अभी जो आप देखिएगा, जो मॉडर्न सोसाइटी अब हम लोगों का है और ये स्थिति सिर्फ भारत में नहीं है महिलाओं का, महिलाओं में स्थिति जो है ना, प्राचीन काल से भी आप देखिएगा तो महिलाओं की स्थिति जो है दुनिया के काफ़ी देशों में स्थिति खराब ही रहा है। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या रहा है पता है? इसका सबसे बड़ा कारण रहा है कि पुरुष जो है युद्ध में ज़्यादा संलग्न होते थे और उनके पास थोड़ा शारीरिक ताकत था, तो इसलिए पुरुष प्रधान हो गया है। महिलाओं की स्थिति खराब देखने को मिलता है क्योंकि पुरुष का वैल्यू ज़्यादा बन गया युद्ध वगैरह से। और आप देखिएगा तो हमारे देश का पूरे दुनिया में आप देखिएगा तो लगभग मतलब हर साल आप देखिएगा तो 2-3 युद्ध होते ही रहे हैं। आप एवरेज निकाल के देखिएगा तो इतना आपको पिछले 1000 साल में 3000 युद्ध हो गए हैं, तो आप समझ सकते हैं क्या स्थिति रहा है। तो महिलाओं की स्थिति अभी भी आप देखिए ना तो कहाँ सही है। हम लोग बोलते हैं, कई सारे बातें करते हैं कि पुरुष और महिला एक है। अब तो सब हर सेक्टर में महिलाओं को भेजा जा रहा है, उनको उनके लिए रास्ता खोला जा रहा है। सही भी है। ये स्थिति एक दिन में तो सुधरेगा नहीं। जब इतना टाइम से स्थिति खराब है तो उतना टाइम तो लगेगा ना स्थिति को बदलने में। वो भाव में आना चाहिए कि हम इक्वल हैं, हम में समानता है। वो भाव में अभी तक नहीं आया। बस ठीक है, बुद्धि आरोपित होता है, बुद्धि कहता है कि नहीं हम लोग एक है, पुरुष महिला एक है, महिला एक है, महिला एक है, ऐसा बुद्धि कहता है। वो इमोशंस आने चाहिए, वो भाव आने चाहिए। वो ऐसा दिमाग में क्यों आ रहा है कि हम एक हैं? इसका मतलब ये है कि हम अभी भी अलग मान रहे हैं, तभी तो बुद्धि कह रहा है कि नहीं हम एक हैं, इक्वल मानो। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? अब आप सोचो ना कि हम नारी शक्ति की बात करते हैं, लेकिन जब एक बच्ची पैदा होती है, एक लड़की पैदा होती है, तो घर के लोग रो कर स्वागत करते हैं, उसका मायूस होकर स्वागत करते हैं। और जब एक बेटा पैदा होता है तो खुशी से स्वागत होता है, पूरे इलाके में मिठाई बंटवा देते हैं। तो ये स्थिति हो सकता है कि इधर के स्थिति कुछ ज़्यादा ही रहा हो, बिहार में खास करके, लेकिन हमें जहाँ तक लगता है कि दुनिया के काफ़ी देशों में ये स्थिति है। ठीक है, ऐसा नहीं है कितना भी सभ्य हो जाए, लेकिन उनके गहराई से मानसिक तौर पर अगर आप देखेगा, आत्मिक रूप में, तो आपको ये इक्वलिटी नहीं दिखेगा, बहुत कम दिखेगा आपको। ऐसा नहीं है कि नहीं है लेकिन बहुत कम। ठीक है, तो ये स्थिति है। आप भी गहराई से सोच कर देखिएगा, क्या ऐसा लगता है? आप अपने आप को सोच कर देखिए ना, आपके मन में ऐसा सोच नहीं आता कि हमको बेटा चाहिए? आपके मन में ऐसा आता है या नहीं आता है? बेटे, अरे नहीं यार बेटा हो गया था, ऐसा दिमाग में आता है या नहीं? आप अपने आप को सोच के देखिए ना, समझ में आ जाएगा सारा कहानी। इसे बताना क्या, दूसरे से क्या ही देखना, अपने को देखिए बस। अगर है तो आपका स्थिति बेहतर है भाई, ऐसा आता है दिमाग में। लेकिन बुद्धि फिर क्या कहता है? नहीं हम इक्वल हैं, हजारों सालों से इनका स्थिति खराब है, हम इक्वलिटी देंगे। कौन होते हैं इक्वलिटी देने वाले भाई? उनका जीवन पे अधिकार नहीं है क्या? उनका स्थिति सही करने वाले तुम कौन हो? तो ये अलग ही मैटर है भाई, तो इसमें बात करते हैं। क्योंकि देखो एक्चुअली ना हम लोग पढ़ाई लिखाई करने वाले लोग हैं, तो अगर हम पढ़ के भी अपने आप को ना सुधार पाएँ, हमारा डीएनए अगर वही रहे, तो फिर क्या स्थिति है भाई पढ़ाने का या फिर पढ़ने का? कोई मतलब नहीं बनता फिर, है ना? जो चीज़ें पढ़ रहे हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन तो होना ही चाहिए हमारे जीवन में। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं हमारे पूरे जाति व्यवस्था के सिस्टम में। ये आपको एक पूरा सोशल स्ट्रक्चर आपको इस चीज़ से आपको समझ में आया होगा किस तरीके से बना हुआ है। ठीक है, और बाकी का जो जाति सिस्टम है वो तो आगे हम पढ़ेंगे, जब प्राचीन काल में या फिर सोशोलॉजी के हिसाब से उसको पढ़ेंगे तो ज़्यादा डिटेल अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि अभी हम लोगों को हिस्ट्री पढ़ना है तो ज़्यादा डीपली वर्टिकल डाइव नहीं करना है। ठीक है, ज़्यादा डीप नहीं जाना है, हॉरिजेंटली ऊपर ऊपर निकलना है हम लोगों को, ताकि हम लोग मॉडर्न इतिहास को शुरू कर पाए भाई। ठीक है,
मिलते हैं फिर। एक चीज़ और आपको बता देते हैं कि अगर आपका कोई भी सवाल हो इस चीज़ से लेकर के तो आप ज़रूर पूछिए हमें, और अगर आपको बेहतर लगे तो आप ज़रूर हमें बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले क्लास में।